हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूँगा मैं यहाँ। ठीक है, मैंने क्या किया है कि आपको जो पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं लाइक नेट और गेट में, उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको और क्वेश्चंस को एडवांस करने की कोशिश की है। क्लियर? तो देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो या तो वो उससे सिमिलर आएगा या उससे क्या होगा कि थोड़ा सा उसमें एडवांस करके कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज करके कुछ अलग टाइप से आएगा। तो इससे दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आपकी हो नहीं सकती एग्जाम में क्वेश्चन आने की। तो मैंने वही आपको कोशिश की है कि आपको कुछ उस क्वेश्चन को बताया जाए जो एग्जाम में आया हुआ है और उससे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट एडवांस जो इनकमिंग एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। क्लियर? तो पहला हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बताने हैं। ठीक है, तो पहली बात ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की हमारी जो एक नेसेसरी कंडीशन थी वो एक ये थी कि हमारे पास उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। जो हम बात करते थे कायरल कार्बन को छोड़ हम क्या बात कर रहे थे, कायरल सेंटर की बात कर रहे थे। क्लियर? तो पहले हम एक कंडीशन वो देखते, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपका कायरल कार्बन है और वो क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, जैसे अगर हम इस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये मुझे तो पता है कि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? बट देखो, इसमें कायरल सेंटर है, बट दो कायरल सेंटर है, बट ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आपकी जो एक सफिशिएंट कंडीशन हम बात करते हैं कि कायरल कार्बन की, तो वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंस होना चाहिए, क्या एब्सेंट होना चाहिए कि आपका ऑप्टिकल कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? अब ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके आपके कायरल सेंटर से भी हो सकती है। अभी कायरल सेंटर आप कार्बन की बात में, कायरल कार्बन ही हो, कायरल नाइट्रोजन भी हो सकता है, कायरल फोस्फोरस भी हो सकता है, कायरल आपका सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट कंडीशन ये कि आपके पास उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना ही आपके पास उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर हम देखें नाइट्रोजन की, तो टेट्रा अमोनियम जो सॉल्ट होते हैं वो भी क्या है, कायरल सेंटर की तरह एक्ट करते हैं। अगर उसमें क्या है, आपका 4 डिफरेंट ग्रुप ऐड हो या आपका वैसा एन ऑक्साइड हो तो वो भी क्या होता है, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो तो वो भी क्या है, आपका कायरल सेंटर होता है। ठीक है, या इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल हो आपका, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल होते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे आपके एक एग्जाम में आया हुआ, बट मैंने इससे रिलेटेड और भी आपको क्या क्या एडवांस में कुछ बता दिए हैं। तो आपके एक क्वेश्चन से कम आपके 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपके इजीली अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर हम इस सेंटर को देखें नाइट्रोजन को, तो यहाँ पे क्या है, एक आपका ये भी R1, ये ग्रुप और ये ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है। मीन्स ये क्या आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव है और इन न्यूमेरिक पेयर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? इसी टाइप से आपका फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस में भी क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक लोन पेयर है, तो टोटल क्या है, चारों डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और फॉस्फोरस क्या है, कायरल सेंटर की तरह एक्ट करता है। क्लियर? तो अगर हम इसमें बात करें तो पहले में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेकंड में हमारे पास क्या है, एक सल्फर पे ऑक्सीजन ऐड है, दूसरा इथाइल है और तीसरा क्या है, फेनाइल है, और एक आपके पास लोन पेयर है, ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले हमें आंसर देखना है। देखो आंसर में ए और सी है, आपका ए और सी, ए बी सी हो सकते हैं। मीन्स हमारे पास ए बी सी दो ऑप्शन हैं, ए और सी, तो आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। क्लियर? देखो, हमें कॉन्सेप्ट के साथ ये भी जानना है कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास बचा हमें बी को देखना है। ठीक है, अब बी को हमें देखना है तो बी में हम देखेंगे या प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये ध्यान रखिए, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में आपके 2 से ज्यादा आपको कायरल कार्बन दिखे तो उसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आप कैसे देखते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से देखिए, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने समझाएगा आपको न्यूमैन में कैसे निकालते हैं, सोहर्स में कैसे निकालते हैं और फिशर में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो 6-7 मिनट का वीडियो, आप वहां से इजीली जाकर देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, ए और सी, मतलब करेक्ट आंसर आपका सी हुआ। यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं जो क्या है कायरल सेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा कि आपको जरूर नहीं है कि कायरल कार्बन भी दिया और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी कायरल सेंटर की तरह एक्ट करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब आपको इस टाइप का जंसर टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो और आपको उस पर क्या करना हो, आरएस नोमेनक्लेचर निकालना हो 1 2, या आपका कुछ इस टाइप का हो सकता है। देखो मतलब आपको कॉन्सेप्ट मेनली जनरल आपका ये है कि आपको जंक्शन पे क्या निकालना है, आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है 1 और 2, मतलब इन दोनों कायरल सेंटर पे आपको आरएस निकालना हो, कुछ और अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हों जिनमें क्या है आपको, मतलब मेनली ये करेंगे आपको बीज पे कैसे आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है। क्लियर। तो उसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 कंडीशंस में आपको रूल फर्स्ट बताऊंगा कि जब आपकी प्रायोरिटी का, अब आपको ये मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर का अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, और आपका 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है जो है आपका डैश पे, तो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आर देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम एस देंगे। ठीक है। अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका है वेज पे, और अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर का, तो हम उसको देंगे एस, और एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो उसको देंगे आर। ये 2 रूल पहले याद रखने हैं आपको। ठीक है। तो इस रूल के बेसिस पे हम आपको यहाँ पे इसका नॉइज, अब देखो आपको ये दिया है वेज, मीन्स ये क्या है आपका टूवर्ड्स द व्यूअर है, ये ध्यान रखिए। ये अगर आपको वेज मतलब एकदम वेज करके दिया है, डार्क करके, मीन्स आपका क्या है टूवर्ड्स द व्यूअर है, तो इस पर जो एच है वो भी क्या होगा आपका व्यूअर की साइड होगा। ठीक है। देखो उसने ये लिख के नहीं दिया था, बट ये आपको लिखना है खुद को। अब मीन्स बैक वाला है ये टूवर्ड्स द व्यूअर, तो ये किधर होगा आपका अबाउट बिलो द, मीन्स आपका फार अवे टू व्यूअर। तो मिथाइल जो ग्रुप पे है क्या है डैश पे है। ये चीज यहां पे समझने वाली थी। क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन 2011 में आया है और एक ये 12 में आया था। तो उसमें तो उसने एच बना के दे दिए थे और मिथाइल बना के दे दिया था, बट इसमें उसने आपको इंडिकेट नहीं करके दिया। अब देखो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। पहला हमको निकालना है फर्स्ट पे, इस पे निकाल दो। चलो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर आपको इसका जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर आपका इसका जाएगा, और थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर आपका इसका जाएगा, और फोर्थ जाएगा मिथाइल का। तो आपका डायरेक्शन देखो किस टाइप से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर किसका डैश पे है, तो आपका इसका क्या आएगा एस, मीन्स आपका 1 क्या आ गया एस आ गया। क्लियर। सेकंड आपका वेज एच, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है एच है आपका। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं, 1 आपका इसको जाएगा, 2 इसको जाएगा, और 3 इसको जाएगा। क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है वेज पे है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो 4 क्या आ गया आपका आर। तो आपका सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसका आप अपने आप से निकाल के देखिए। ये 2011 में आया था नेट में, और इसका आंसर आपको मैंने लिख दिया है, आप अपना मैच करके देखिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। क्लियर। और मैंने आपको और भी एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको भी करके देखिए। यहां मिथाइल दे दिया मैंने आपको, ठीक है, और कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल दे दिया। चलो उसको चेंज कर देता हूं मैं। BR CL, और यहां पे आपका है, तो इन दोनों का आपको निकाल के बताना है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रटने की विद्या है, तो आप इसको रखिए। इसका क्या आएगा पास्चर आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आपका, क्वेश्चन को मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमें एनिसोट्रोपिक, डायस्ट्रोट्रोपिक, होमोट्रोपिक जो रिलेशन है एटम्स का किस टाइप से निकालना। ठीक है। पहला बात करते हैं हम होमोट्रोपिक की। ठीक है। होमोट्रोपिक की हम जब बात करेंगे तो उस केस में आपको देखना है कि जो हमारा एटम्स किसी भी सेंटर से अटैच है, मान लो कि कोई भी सेंटर है हमारा, देखो यहां हम सेंटर की बात कर रहे हैं।
अगर हम यहाँ से बी आर को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं, इसकी बी आर का इस सेंटर के साथ क्या रिलेशन है, तो मीन्स ओवरऑल हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं कि इसका क्या बिहेवियर है इस बी आर के चेंजेस करने से। तो हम जैसे मान लो कि आपका हमने एक कीटोन लिया और आपने इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। तो हमारे पास अगर किसी फेज पे या ग्रुप को रिप्लेस करने से या किसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप से या फेज से अगर कोई कायरल कार्बन जनरेट नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, होमोट्रोपिक फेज होगा। ये ध्यान रखिए। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखो आप अपने आप से समझ जाओगे। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये मिथाइल। अब ये आपको HA और HB का रिलेशन बनाना है, तो यहां से आप जब रिप्लेस करोगे तो यहां से कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, मीन्स ये क्या है, आपका होमोट्रोपिक फेस है, और HA और HB क्या है, होमोट्रोपिक प्रोटोन है। ठीक है, इस टाइप से बताना है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आपको देखना है Br1 और Br2 को, ठीक है, तो आप देखो ये तो HB इसने किए हुए हैं, बाकी वो सेम। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, मान लो कि Br1 Br2 का रिलेशन निकालना है, तो हम इनको CH2 लिखेंगे। तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, देखो इस टाइप से, ऊपर मिथाइल आपका और ये Br। अब हमें Br को रिप्लेस करना है। अब Br को जो आप रिप्लेस करोगे तो देखो मॉलिक्यूल किस टाइप के बनेंगे आपके। अगर इस Br2 को किया आपने, मान लो कि किसी X एलिमेंट से रिप्लेस कर रहे हो, तो Br और ये क्या बना, X। अगर आपको Br1 को करना है तो Me और आपका यहां क्या आ गया, X आ गया और Br आ गया। अब देखो इन दोनों में आपका क्या रिलेशन है, आप मुझे एक बताइए। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें, अगर इसके बीच में आप मिरर डालो तो ये आपको एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं दिख रहे। ये देखो Me XX Br Me। तो जो हमारे Br1 और Br2 है वो क्या हो गए, इनिशियोट्रोपिक। ठीक है, तो हमें यहां से एक कंक्लूजन निकल गया है कि अगर किसी भी फेज पे या एटम्स को रिप्लेस करने से अगर आपके पास इनिशियोमर्स मिलते हैं तो वो फेज क्या होंगे, आपकी इनिशियोट्रोपिक। ठीक है, आपकी इनिशियोट्रोपिक फेज क्लियर हुई, डायस्टोट्रोपिक फेज क्लियर हुई। ओके, उसके बाद हम जाते हैं आपके इनिशियोट्रोपिक और होमोट्रोपिक। उसके बाद हम जाते हैं डायस्टोट्रोपिक। डायस्टोट्रोपिक के लिए सीधा सा फंडा है, अगर डायस्टेरियोमर्स मिलते हैं, डायस्टेरियोमर्स के लिए क्या करेंगे आप, कोई भी आप क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट सिमेट्री ऑफ एलिमेंट नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल को आप रिप्लेस कर लोगे, किसी एटम्स को या ग्रुप को रिप्लेस करोगे, तो आपका वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई भी आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप इसकी बात करो, और सबसे बड़ी पहचान आपकी ये है डायस्टोट्रोपिक की कि ऑलरेडी उस एटम या उस मॉलिक्यूल में आपके पास एक एडजेसेंट कायरल कार्बन होगा। ये मस्ट होगा, आप कहीं भी जाके देख लेना कि उसके एक कायरल सेंटर आपका मस्ट ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल में होगा। तो उसके एडजेसेंट में अगर कोई फेज हैं या एटम्स ग्रुप्स हैं तो वो क्या होंगे, आपके डायस्टोट्रोपिक हैं, अगर उस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी कायरल सेंटर है तो। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके कायरल सेंटर है, अब आपसे HA और HB का रिलेशन पूछता है, तो आपके HA और HB क्या होंगे, डायस्टोट्रोपिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, एक कायरल सेंटर ऑलरेडी है। अब इनको हम रिप्लेस करने से देखो क्या है, देखिए अगर हम NMR की बात करें तो NMR से हम डायस्टोट्रोपिक फेज को बता सकते हैं कि डायस्टोट्रोपिक प्रोटोन या जो भी होते हैं उनका केमिकली जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उनका क्या होता है, आपका जो NMR सिग्नल है वो भी डिफरेंट आता है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, आपका अबव द प्लेन वेज पे मतलब है कि आपका अबव द प्लेन है और Br, ऐसे आपका ये Me और ये Br। अब यहाँ पे दोनों H को देखो, यहाँ मान लो कि HB है आपका और यहाँ क्या है, HA। आप रिप्लेस भी मत करके देखो, यहाँ HA डाउन द ग्रुप है, मतलब डाउन द प्लेन है, तो ये वो किसके, दो Br के रिलेशन में है। ऊपर वाले HB को देखें तो हम वो दोनों मिथाइल के रिलेशन में है। मीन्स इस प्रोटोन का रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है और इसका अलग है, तो मीन्स HA और HB क्या है, आपका
दोनों डाइस्ट्रोट्रोपिक प्रोटॉन है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी ग्रुप्स को रिप्लेस करते हो तो उसका आप केमिकल इन्वायरमेंट देख लो। अगर इनिशियोमर मिल रहे हैं तो आपका इनिशियोट्रोपिक हो, अगर केमिकल इन्वायरमेंट दोनों का डिफरेंट है तो आपका क्या होगा, डाइस्ट्रोट्रोपिक हो गया। अगर कोई कैरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा था क्या हो गया आपका, वो आपका होमोट्रोपिक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ गया HHB क्या है आपका डाइस्ट्रोट्रोपिक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गए आपके, Br और Br2 क्या है डाइस्ट्रोट्रोपिक ने सॉरी इनिशियोट्रोपिक निकाले, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया हुआ है, आप इसको खुद को ट्राई कीजिए। यहाँ H है और HB का रिलेशन बताना है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों क्या है आपके इनिशियोट्रोपिक है। तो आप रिलेशन निकालेगा, समझ नहीं आता तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब यहाँ पे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपको कि आपको रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन है मॉलिक्यूल में, तो आपको कुछ इस टाइप से दे दिए बहुत सारे CHO H OH H OH H OH CH2OH दे दिया। अब दूसरा दे दिया, उसमें आपने H को इधर डाल दिया, OH को इधर दे दिया, बाकी ग्रुप की पोजीशन सेम डाल दी। कोई ग्रुप हमने दे दिया CHO डाल दिया, उसमें दो ग्रुप्स को चेंज कर दिया और इधर आपने। तो इनमें क्या आपको किस टाइप से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसमें देखो जंक्शन टाइम में मैंने आपको RS निकालना बता देता हूँ, आप RS यहाँ पे इजी निकाल लोगे दोनों मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जितने भी कार्य सेंटर है उनका RS नोमेनक्लेचर निकालना है, ये ध्यान रखना है। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। RS कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपका दोनों मॉलिक्यूल में R आ रहा है या SS है और SS आ रहा है तो वो होंगे आपके आइडेंटिकल, ठीक है। अगर दो कार्य सेंटर है और एक आपका R जा रहा है दूसरा S जा रहा है, ठीक है, तो ये होंगे आपके डाइस्ट्रोट्रोपिक। और अगर आपके R से किस में जा रहा है, SS में जा रहा है, या SS से किस में जा रहा है, RR में जा रहा है, या आपका ऐसा हो कि RS से किस में जा रहा है, SR में जा रहा हो और रिवर्स भी आपका। तो इस टाइप के अगर रिलेशंस आते हैं, ऐसे आप तीन कार्बन सेंटर का रिलेशन ले लो, तो S में जा रहा है तो क्या हो गए, इनिसोट्रोपिक हो गए। अगर आपका एक भी कार्बन का डिफरेंट आया, मतलब SR आया या SR आया या आपका RS आया, कुछ एक भी कार्बन का डिफरेंट हो गया तो वो क्या होंगे आपके डाइस्ट्रोट्रोपिक होंगे। वो आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम जो पूछता है आपके दो कार्बन का पूछता है। तो रिलेशन निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या अपनाना है, आपको जनरली आपको RS निकालना है, ठीक है। अब आप इसमें RS नोमेनक्लेचर जब करोगे तो देखो वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे पहले 1 2 और 3 और 4 प्रायोरिटी वाला क्या है, वेज पे है, तो मीन्स आपका जो भी आपका रोटेशन आएगा उसका अपोजिट कर देना है। मीन्स आपका क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मीन्स आपका क्या आना चाहिए, S आना चाहिए, बट वो क्या आएगा R, इसका आपका R है, ठीक है। इसका देखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखें आप 1 2 3, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका क्लॉकवाइज और डैश पे है, तो मतलब ये क्या आएगा आपका R। अगर आप इसका भी निकालोगे तो इसका भी क्या आएगा R, इसका भी क्या आएगा R। तो ये क्या है आपके आइडेंटिकल है। देखो RR का मॉलिक्यूल में क्या आ रहा है, RR रिलेशन, तो ये क्या है आपका आइडेंटिकल है। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा आप यहाँ आया वो क्या है आपकी, आपको रिलेशन निकालने के लिए हमेशा ये यहाँ तो आइडेंटिकल है, आपको डाइस्ट्रोट्रोपिक का निकालना है तो भी आप कैसे करते हो, आपका एनिसोट्रोपिक का है तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कैसा आना है कैसा नहीं आ रहा, वो एक कॉन्सेप्ट से आपके 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन इसी टाइप का आपको 100 क्वेश्चन करा दूँ उससे कोई रीजन नहीं है, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से 100 क्वेश्चन होते हैं तो वो सबसे ईजी बात है आपके लिए। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस टाइप से मॉलिक्यूल अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, ट्रांस 1,2,1,3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव मींस आपका कुछ भी आता है, तो सबसे पहले आपको साइक्लोहेक्सेन को समझना है। साइक्लोहेक्सेन का ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको क्या है चेयर फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि हम एक्सेल और इक्वेटोरियल हमेशा चेयर फॉर्म में बताते हैं। जब आप साइक्लोहेक्सेन के चेयर की फॉर्म की बात करते हो तो मैं इसके एटम्स की जो ग्रुप्स या एटम्स अटैच होते हैं उनकी पोजीशन की बात करूं। ये जो ग्रुप होता है ये होता है आपका अबव द प्लेन, मतलब इसको हम लिखते हैं वेज पे। ये जो ग्रुप होता है इक्वेटोरियल वो होता है डैश, मतलब बिलो द प्लेन। इसी टाइप से ये वाला जो ग्रुप होता है ये होता है आपका अबव द प्लेन, मीन्स वेज पे। ये जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, बिलो द प्लेन, मतलब डैश पे।
ऐसे ही आपका ये वाला जो ग्रुप इधर आएगा वो क्या आएगा, वेज पे आएगा, मीन्स अबोव द प्लेन। ऐसे ही इस कार्बन पे जो एटम या ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, डैश पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये वाला ग्रुप जो इक्वेटोरियल आएगा वो किस पे आएगा, वेज पे आएगा, अबव द प्लेन। ऐसे ही आपका ये वाला जो ग्रुप आएगा ये क्या आएगा, इक्वेटोरियल जाएगा अबव द प्लेन, और जो एक्सियल आएगा वो बिलो द प्लेन। ऐसे ही आपका जो यहाँ पे इक्वेटोरियल आएगा वो क्या आएगा, बिलो द प्लेन, और एक्सियल जो आएगा अबव द प्लेन। ऐसे ही यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये मैंने आपको पोजीशन बता दी है, आप जब भी ग्रुप को लिखते हो तो, ठीक है। आप देखो आपका 1, ये आपको 2 डाल दिया, ये आपका 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, और ये आपका 6 का। अब मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कैसे, देखो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लेते हो, आपको इस टाइप की जो सिस ट्रांस वाले प्रॉब्लम है, आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लोगे। और या इससे आपको मान लो कि आपको इस फॉर्म में दे दिया और आपको सिस और ट्रांस बताना है तो आप इजीली बता दोगे, क्लियर। आपको मान लो कि आपको ये दे दिया, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप इधर, अब आपको ये दे दिया, आपको बताना है सिस है ट्रांस है, या आपको इस टाइप का दे दिया, इस टाइप का, तो आपको बताना है ये सिस है ट्रांस है। तो जब आपको ये समझ आ गया तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को एक चुटकियों में सॉल्व करोगे, क्लियर। मैं आपको बताता हूँ, देखो अब देखना है हमको, हम और जब भी मानो ना आप फर्स्ट ग्रुप को जब मानो, मान लो कि पहला वाला ग्रुप का नंबर जैसे ट्रांस 1 टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो उसको हमेशा यहां से मान के चलो, आपके लिए जब आप उसको ग्रुप्स को डालोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। या तो यहां से मानो या यहां से मानो, दोनों जगह से कहीं से भी। अब आपको दिया है कि 1 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल, और आपका क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो 1 टर्शियरी ब्यूटाइल, हमने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, और 1 पे, ठीक है, 3 पे क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। अब इन दोनों ग्रुप्स को क्या रखना है, आपको ट्रांस रखना है। अब देखो ट्रांस की तो 2 कंडीशन है आपके पास, या तो आपका इस टाइप से हो सकता है भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल वेज पे हो, और ये आपका किस पे हो, डैश पे हो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका ये किस पे हो, डैश पे हो, टर्शियरी ब्यूटाइल सॉरी, और आपका ये क्या हो, वेज पे हो, है तो दोनों ट्रांस ही, ठीक है। अब हमें इसको एक्सियल फॉर्म, इसमें साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में लेके जाना है। अब देखो हमें सबसे पहले मान लो कि हमने इसको मान लिया आपका उस पे। अच्छा एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप उसके चेयर फॉर्म में जाओगे तो चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस होते हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस पे डिपेंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आपका जो बल्कि ग्रुप है वो सबसे क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, ठीक है। जिससे क्या होता है आपका, उससे आपका 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस मिनिमम होता है और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हम इसके दोनों बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल भी और लीस्ट स्टेबल भी। मान लो कि पहला आपका ये आया, आपका वेज पे है, तो हमने 1 नंबर इसको माना, 2 इसको, तीसरा इसको। अब देखो इस टाइप से गया, ये गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका वेज पे है, मीन्स आपका क्या आएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एक्सियल पोजीशन पे आया, 1 2 और 3, ये डैश पे है, क्लियर। हाँ ये सर मैंने चेक नहीं किया सर, मैं लैब में ही हूँ।
ठीक है गाइस। तो हमें क्या देखना है कि पहले हमें ये बनाना है, क्लियर। तो उसके क्या करना है कि पहले हम उसको रखते हैं एक्सेल पोजीशन पे रख दिया। तीसरे पोजीशन पे आपका डैश पे है, तो देखो ये आपका अबो द प्लेन आएगा और डैश पे कहाँ जाएगा आपका, बिलो द प्लेन। तो यहाँ आपका ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसमें जो बल्कि ग्रुप है आपका ट्रांसट्रिब्यूटाइल है। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपका, इसको क्या हम डैश पे ले लें, मीन्स आपका डैश पे इस टाइप से, ठीक है। अगर ये आपका डैश पे जा रहा है तो CH3 कहाँ जाएगा, वेज पे जाएगा, मीन्स आपका ये क्या आएगा, एक्सेल पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या ट्रांसट्रिब्यूटाइल आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो आपका जो मोस्ट स्टेबल को होगा उसमें क्या होगा, ट्रांसट्रिब्यूटाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा और जो CH3 कहाँ होगा, एक्सेल पोजीशन पे, क्लियर। तो आई होप कि आपको यहां से क्या है, आप देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आपको इसको बताना है इस टाइप से, आपको रखना है इसको CH3, ठीक है। तो आपको इसको जब चेयर फॉर्म में लेके जाओगे तो आप इस टाइप से बना के देखो पहले, तो आपको ये फॉर्म बस इसकी ध्यान रखनी है, क्लियर। उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चन को सिस ट्रांस जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस सबको इजीली प्रॉब्लम कर लोगे। जैम में भी कई बार इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ चुका है कि आपको क्या देता है, चेयर फॉर्म देता है इस टाइप से, ठीक है। तो आप वहीं उसको वेज डैश में कैंसिल आउट करके देख लो या कन्वर्ट करके देख लो। देखो यहाँ पे ये आपका किस पे आएगा, वेज पे आ रहा है, यहाँ पे डैश पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सॉरी डैश पे आ रहा है तो ट्रांस हो गया। देखो इस टाइप से करो, इस टाइप से दे दिया आपको, ये आपको 1/4 दे दिया, ये CH3 और ये भी आपको CH3, तो ये क्या दोनों वेज वेज पे हैं, तो क्या हो गया, सिस हो गए, ठीक है। तो इस फॉर्म से आप सारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन से आप 10, एक कॉन्सेप्ट से 10-12 क्वेश्चन इजीली, बहुत सारे, ठीक है। तो इसका जो आंसर था आपका ट्रांसट्रिब्यूटाइल जाएगा C1 पे, जो ट्रांसट्रिब्यूटाइल है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा और जो C3 वो क्या आएगा, एक्सेल पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस टाइप से करें। देखिए इसमें भी हमें वही देखना है कि वही सारा फंडा आपका 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस का है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो 1 2 3, अगर इस फॉर्म को हम रखते हैं तो ये आपका इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये ध्यान रखें, ये वाली फॉर्म्स क्या होती है, लेस स्टेबल होती है एट कम्पेयर टू आपकी साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म से। तो आपकी इन दो सबसे स्टेबल तो ये दोनों चेयर फॉर्म होंगी, ठीक है। ये आपकी बोट नहीं होगी और हाफ चेयर भी नहीं होगी। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो हमारा देखो इस टाइप से है ये मॉलिक्यूल, इस टाइप से एल्केन एल्केन, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये आपका एल्किल ग्रुप क्या होगा, एक्सियल एग्जिट करेगा। तो इससे क्या है कि ये ग्रुप्स और ये ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे और आपका इंट्रान्यूक्लियर रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। देखो इस टाइप से ये सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका जो स्टेबल सबसे मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ए हुआ। उसी टाइप से मैंने और भी एग्जांपल्स दिए, थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट में चेंज करता है। जैसे आपका एक तो होता है सिस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल डाइइनाइल एसिटिक एसिड। तो इसमें सिन बोल रहा है कि आपका ये वाला देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सिन है, तो उस केस में क्या आपका मिथाइल ग्रुप क्या होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए, तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। बट इस वाले टाइम में अगर इक्वेटोरियल है, ये सेम फॉर्म है आपकी, बस इसमें थोड़ा इसको क्या कर दिया, आपको ट्विस्ट करके लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका ट्रांस है तो एंटी में क्या होगा, ये इक्वेटोरियल होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे आपका ये CH3 ऑलरेडी क्या अबव चला गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको CH3 करोगे इस फॉर्म में तो यहाँ पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगी। बट आपको CH3 करोगे, यहाँ पे H है या CH3 तो यहाँ इतना इंटरेक्शन नहीं है, तो इसका ये वाला फॉर्म स्टेबल होगा मोर, ठीक है, इसके कंपेयर में। तो यहीं पे अगर आपका वो सिस ट्रांस में अगर चेंज करके दे देता, मान लो कि यहाँ पे H दे देता, यहाँ पे चेंज करके, तो आपका ये वाला मोर ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पर आपका H दे देता तो ये वाली फॉर्म क्या होती, ज़्यादा स्टेबल होती। तो अगर आने वाले टाइम में देगा तो वो कुछ इस टाइप से आपको स्मॉल चेंजेस करके दे सकता है, क्लियर। ये नेट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा जैसे हम आप ये एनामाइंस बनाते हो सेक्ट्रियमाइन के साथ इस टाइप से रिएक्शन करके, तो हमने देखा है कि उसका जो एनामाइंस बनता है वो मिथाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड से नहीं बनता है, इवन की क्या बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड से बनता है।
वो यही रीजन होता है कि जब आप इसके इस टाइप से बनाओगे, अगर आपने यहाँ से डबल बॉन्ड कर दिया तो ये मिथाइल और इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रेक रिपल्सन होने लगता है, और वो क्या है, फॉर्म लेस स्टेबल होता है। इसीलिए आपका एनामिन जो बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से बनता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप थम्स अप कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आप अगर आप चाहते हैं कि और मोर वीडियोस पे बनाओ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। मैंने टारगेट किया है कि मैं आपको इसी टाइप से कम 20 एक्सरसाइज तो आपको करवाऊँ, जिसमें आपसे कम 20 से अगर आपको लगाएंगे तो 50 कॉन्सेप्ट तो मिनिमम आपको कवर कर दूंगा, और उससे बाहर आपका ना नेट जाने वाला है। ठीक है, ये एकदम एडवांस बता रहा हूँ मैं आपको, ना गेट जाने वाला है और ना ही आपका जैम जाने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और मोर वीडियोस बनाओ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।